in amino acid we had completed the chemical reaction of amino acid as well as preparation method of amino acid. After that, in this video we are going to start the zwitter ionic structure of amino acid और ampholyte ionic structure of amino acid. So let us start. देखिए सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या करना है कि zwitter ion structure या फिर ampholyte ion structure है, ये होती क्या है. So first of all इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है वो पहले से अंडरस्टूड होनी चाहिए, जो कि हमने काफी बार डिस्कस की है. खूब सारे अमीनो एसिड्स का हमने प्रिपरेशन भी किया है. सो दैट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है वो सारे लोगों को क्लियर होगा. सो सबसे सिंपलेस्ट सा अमीनो एसिड है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, दैट इज एलेनिन. एलेनिन है वो हम यहाँ से रख लेते हैं. एलेनिन के लिए हम यहाँ पे जो आर है वो क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं. सो CH3CH COOH NH2, दिस इज अमीनो एसिड. एंड अमीनो एसिड में से स्पेसिफिक ये कौन सा है, अल्फा अमीनो एसिड है, बिकॉज बोथ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन, देन सच काइंड ऑफ अमीनो एसिड आर सेड टू बी अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है, तो ये आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है. नाउ वी नो दैट कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसकी नेचर है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है. सो इस वाले ग्रुप की नेचर है वो तो होती है आपकी एसिडिक नेचर. एंड जो एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप ड्यू टू लॉन पेरो और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेरो एट नाइट्रोजन एटम, एमिनो बिहेव्स एज बेसिक नेचर. ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज एसिडिक एंड वन इज बेसिक. सो जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो यहाँ से होता क्या है, जनरली सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है. वी नो दैट कि सेम मॉलिक्यूल में जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये टुगेदर इंटरैक्ट करते हैं, एंड इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, एक डाइपोल आयन क्रिएट होता है, एंड दैट डाइपोल आयन इज नॉन एज, इज सेड टू बी ज्विटर आयन और एम्फोलाइट आयन. अब हमें देखना है जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप का नेचर क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता है, टू डोनेट प्रोटॉन. तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करके और कन्वर्ट किसमें होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा. सो दैट देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एमिनो एसिड है वो समथिंग लाइक दैट इस वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकता है. यहाँ से C+O नेगेटिव, इसने क्या किया है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसने एक H पॉजिटिव डोनेट किया है एंड कन्वर्ट किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में. और ये प्रोसेस बहुत ही इजीली हो सकती है बिकॉज वी नो दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज एसिडिक टेंडेंसी, सो डोनेट प्रोटॉन. अब यहाँ से जो डोनेट हुआ है प्रोटॉन वो क्या करेगा, जब आपका सेम कंपाउंड के साथ में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ये क्या करेगा, बेस की तरह से तो बिहेव कर रहा है, बेसिक नेचर होता है अमीनो ग्रुप का, वी नो दैट. तो अब यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है उसे एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वाला NH2 एक्सेप्ट करेगा. और कहाँ से करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करेगा. तो जब यहाँ पे जुड़ जाएगा एक और प्रोटॉन, जब यहाँ पे एक और प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है एंड नाइट्रोजन बेयर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अभी देखिए यहाँ से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है. विद इन द मॉलिक्यूल टू टाइप के चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर या फिर एम्फोलाइट आयन बोलते हैं. यही वाली स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की, यही क्या होती है, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर और एम्फोलाइट आयन. ठीक है, अब ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कैसे हम मान ले, तो सबसे पहली चीज एक बार हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ज्विटर आयन. बिकॉज देखो जो ज्विटर आयन है आपका बीएससी के लेवल पे, वैसे ज्विटर आयन में पढ़ने को बहुत ज्यादा कुछ होता है, ज्विटर आयन में आप बहुत सारा सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट ज्विटर आयन जो बीएससी के लेवल पे पूछा जाता है उसमें 2 या 3 मार्क्स में आपका शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है. क्वेश्चन पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन ज्विटर आयन, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन मेथड, राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हार्ड टू हार्ड यहाँ से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ज्विटर आयन का एक्सप्लेनेशन वो कराने वाली हूँ. हमने देखा कि ज्विटर आयन होता क्या है. सबसे पहली चीज देखो आपने क्या लिया, अमीनो एसिड लिया है. अमीनो एसिड का आपको क्या करना है, कोई भी आपको रिएजेंट यहाँ पे ऐड नहीं करना. दोनों जो ग्रुप हैं, एक की एसिडिक नेचर होती है, दूसरे की बेसिक नेचर होती है, तो टुगेदर रिएक्ट करेंगे एंड रिएक्शन का जो यहाँ से रिजल्ट है वो क्या होगा, जो इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो यहाँ से एक डाइपोल आयन होता है. वी ऑल्सो सेड दैट डाइपोल आयन.
ठीक है। डाइपोल आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो डाइपोल्स हैं, एक तो ये पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है, ठीक है, टू पोल्स हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल आयन भी बोल सकते हैं। तो डाइपोल आयन भी पूछा जा सकता है, ज्विटर आयन भी पूछा जा सकता है, और एम्फोलाइट आयन भी पूछा जा सकता है। तीनों ही क्या होते हैं आपके, सेम थिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब दोनों फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो यहाँ से डाइपोल आयन होता है, एंड दिस डाइपोल आयन इज सेड टू बी ज्विटर आयन। तो एक बार डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, देन हम आगे मूव करते हैं कि क्या ज्विटर आयन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या कोई अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ज्विटर आयन है वो हम देख लेते हैं। ओके, देखिए इन एमिनो एसिड्स को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स एंड ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है, वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। एमिनो एसिड्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप, वन एमिनो ग्रुप एंड अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन which carboxylic group have acidic nature, while amino group have basic nature. So both the groups interact together to form a salt in which one is positive pole and another is negative pole. So this dipole structure of amino acids is said to be ज्विटर आयन और एम्फोलाइट आयन। क्लियर है, एम्फोलाइट आयन, ठीक है। सो यहाँ से देखो, एमिनो एसिड हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज कार्बोक्सिलिक एंड अनदर इज एमिनो ग्रुप, इन विच कार्बोक्सिलिक हैव एसिडिक नेचर, एमिनो हैव बेसिक नेचर। सो बोथ द ग्रुप इंटरैक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट इन विच वन इज पॉजिटिव पोल एंड अनदर इज नेगेटिव पोल। यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हमने लिया है कोई अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ने टुगेदर रिएक्ट किया और यहाँ से सॉल्ट की फॉर्मेशन की। इस सॉल्ट में एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल वाले इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यही डाइपोल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ज्विटर आयन और एम्फोलाइट आयन, ठीक है। ये होता है आपका ज्विटर आयन की डेफिनेशन। अब यहाँ से देखो, जो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यदि आप एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देखते हो तो आपको क्या देखना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैव एसिडिक नेचर एंड एमिनो ग्रुप हैव बेसिक नेचर। But when we move on the ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, तो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में यदि आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए एमिनो, यहाँ पे देखिए जो H पॉजिटिव है वो कौन डोनेट कर सकता है। देखो, हम किसको बोलते हैं, एसिड हम किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव डोनेट कौन कर सकता है, वी नो दैट नाइट्रोजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट कांट बी अ पॉजिटिव चार्ज फॉर मोर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं हो सकता। सो यहाँ से क्या होगा, इसे H पॉजिटिव डोनेट करना होगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव डोनर है वो आपका कौन है, एमिनो ग्रुप है। तो एमिनो ग्रुप, अब एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से होगी, एमिनो ग्रुप की वजह से। तो जो आपकी एम्फोलाइट स्ट्रक्चर है, एक बार के लिए वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, मे बी आपको म्यूजिक की आवाज सुन रही होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक तो ये डीजे वालों ने परेशान कर रखा है, पता नहीं है शादी सीजन कब जाएगा।
डेली डेली का सिस्टम हो रखा है इनका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं क्या बता रही थी कि यदि हम एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखें तो जो एसिडिक नेचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ग्रेटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक नहीं होती। यहाँ पे एसिडिक नेचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका एमिनो ग्रुप होता है, जो कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में बेसिक ग्रुप होता है, वो यहाँ पे एज ए एसिड बिहेव करता है। एंड रीजन आपको समझ आ रहा है क्योंकि यहीं पे H पॉजिटिव है, सिर्फ यही H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। सो बाय द ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड वी कैन से दैट एसिडिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड इज ड्यू टू एमिनो ग्रुप एंड बेसिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड इज ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसकी वजह से कौन सी होगी? बेसिक नेचर होगी। अब यदि आप इसमें ज्यूटर आयन वाले स्ट्रक्चर में आप यदि डालते हो H पॉजिटिव, कोई भी एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हो तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कौन करेगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी H पॉजिटिव बैठा है, तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कौन करेगा? यही वाला O नेगेटिव करेगा। तो बेसिक नेचर जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं दैट आर नॉन एज बेसिस, तो बेसिक नेचर है वो किसकी वजह से है? कार्बोक्सिलेट की वजह से। और एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से है? एमिनो ग्रुप की वजह से है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है। यदि आप एमिनो एसिड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यदि आप ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड एमिनो एसिड्स हैं वो ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं, तो हम एविडेंसेस भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस होते हैं जिनकी बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका एमिनो एसिड है वो प्रेजेंट होता है इन ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर और एम्फोलाइट आयनिक स्ट्रक्चर। सो बोर्ड थोड़ा छोटा है, एंड प्लीज ये मत कहना कमेंट सेक्शन में कि मैम पहले वाला बोर्ड बेटर था। आई नो दैट कि वो बोर्ड बेटर था, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, सो दैट मैं इस बोर्ड पे वीडियोस बना रही हूँ। मेरे को भी काफी बुरा लगता है, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनका तो छोटे बोर्ड से बड़ा बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड पे जाते हैं, और मैं बड़े बोर्ड से छोटे बोर्ड पे आ गई। बट कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है। अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया? देखिए, इसके बाद हमें देखना है, एक तो पॉइंट हमें ये देखना है कि एसिडिटी और बेसिसिटी है वो किसकी वजह से होती है। मैं आपको पूरा का पूरा लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ एक एक पॉइंट, सो आपका कुछ भी बचेगा नहीं। यहाँ से आपको एज इट इज एग्जाम में डिक्टो छाप के आना है। ठीक है, देखिए, इसके बाद हमें एक पॉइंट है वो मेंशन करना है, तो नोट लगा के आपको पॉइंट मेंशन करना होता है, नोट लगा के पॉइंट मेंशन करना होता है दैट द एसिडिक प्रॉपर्टीज सॉरी, इससे पहले आप हमें क्या लिखना है? ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर represents that acidic properties of amino acids are due to किसकी वजह से होती हैं? जो अपना अमोनियम ग्रुप होता है, ड्यू टू NH3 पॉजिटिव, not because of COO नेगेटिव। ठीक है, चीज क्लियर है? not because of COO नेगेटिव। and similarly the basic properties of amino acids are due to किसकी वजह से होंगी? कार्बोक्सिलेट की वजह से। are due to कार्बोक्सिलेट, not because of amino group। ठीक है, not because of amino group, क्लियर है इतना? यहाँ से इस जो पहले वाले स्ट्रक्चर हमने बनाई थी ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर, उसी के बेसिस पे ये जो स्टेटमेंट है ये हमने दिया है। और हमने नहीं दिया, ये पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ही देके गए हैं। एंड एमिनो एसिड्स वो ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। इस चीज के लिए हम जो नेक्स्ट है वो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर है? ज्यूटर आयन क्या होता है? ऐसा डायपोल आयन जिसमें एमिनो एसिड है वो डायपोल में प्रेजेंट होते हैं। एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, एमिनो एसिड में दो
फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों टुगेदर इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो क्या होता है, आपका ज्विटर आयन होता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। उसके बाद जो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है एसिडिटी और बेसिसिटी को, जो एमिनो एसिड्स की होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। और रिप्रेजेंट किस वे में करती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो दर्शाती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ना होकर किसकी वजह से होता है, अमोनियम ग्रुप की वजह से होता है। और इन द सेम वे, और इसी की तरह जो आपका बेसिक कैरेक्टर है वो एमिनो ग्रुप की वजह से ना होकर कार्बोक्सिलेट ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे सम एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एविडेंसेस in favor of ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हमें ये वाले कुछ एविडेंसेस हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। अरे दुनिया में लोग बहुत चालू खोपड़ी हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं मानेंगे। कोई तुम्हें आके कुछ बोलेगा तो तुम मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो वैसे ही किसी साइंटिस्ट ने बोला कि एमिनो एसिड ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जालिम दुनिया नहीं मानती, बोलते हैं कि प्रूव करो। हम तो नहीं मानेंगे कि ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, प्रूव करके बताओ तभी हम मानेंगे। तो फिर उन्होंने प्रूव किया कि चलो मैं देता हूं, तो मैं सबूत देता हूं कि जो एमिनो एसिड है वो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो उन्होंने प्रूव दिया वो क्या था, तो देखो जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? वन इज एमिनो एंड अनदर इज कार्बोक्सिलिक। एंड एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वाष्पशील यौगिक होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले। बट यदि ऐसा होता, ठीक है, यदि ऐसा होता कि जो एमिनो एसिड में भी एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में, अपनी एक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट होते, तो एमिनो एसिड्स को भी क्या होना था? कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले वोलेटाइल कंपाउंड होना था, वाष्पशील यौगिक होना था। बट एमिनो एसिड्स वो तो क्या होते हैं? हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? वोलेटाइल कंपाउंड होने चाहिए थे। तो ये चीज प्रूव करती है कि एमिनो एसिड्स में एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपनी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहां से क्या होगा? एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स are volatile compounds of low melting point and boiling point, low melting point and boiling point, low melting point and boiling point, but amino acids are crystalline compounds of higher melting point and boiling point, of higher melting point and boiling point। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। सो इस चीज से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारे एमिनो ग्रुप एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। यदि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था और साथ में ये वोलेटाइल वाष्पशील यौगिक होने चाहिए थे, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। तो ये था फर्स्ट एविडेंस इन द फेवर ऑफ ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट पे यदि हम मूव करें तो देखो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट है वो यहां से होता है द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एमिनो एसिड्स आर लो। ठीक है, आर लेस इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो कंपाउंड्स, सेकंड पॉइंट है वो क्या यहां से एक्सप्लेन कर रहा है कि यदि एमिनो एसिड में
एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते इन द एक्चुअल फॉर्म, इन द फ्री फॉर्म, तो इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी वो ज्यादा होनी चाहिए थी। बट जो आपके कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं और एमिनो कंपाउंड होते हैं, दोनों से ही एसिडिटी और बेसिसिटी है वो कम होती है, किसकी? एमिनो एसिड्स की। तो ये पॉइंट भी प्रूव करता है कि यहाँ पे जो आपका एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है? डायपोल मोमेंट ऑफ amino acids are high। ठीक है। यदि हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर की, जो अपने न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड की बात करें, तो वहां पे तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। बट जब हम इसकी डायपोल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल होते हैं, डिफरेंट पोल्स होते हैं। तो इसके लिए मॉलिक्यूल का जो म्यू होता है, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। एंड ये चीज एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर में ही आपका एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, डायपोल स्ट्रक्चर है वो ही एमिनो एसिड की एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो आई थिंक इससे नीचे का दिखेगा नहीं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे जाके देखती हूँ, कैमरा को सेट करती हूँ कि यहाँ तक का दिख रहा है क्या। ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं जो बाकी के एविडेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे प्रूव करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा यहाँ से क्या आता है, वो रिलेट करता है सॉल्युबिलिटी को। दैट एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट है वो आपका होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपका एमिनो एसिड है वो सॉल्युबल नहीं होता, बट वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल क्यों होता है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी होती है, सो वाटर सॉल्युबल तो होना है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इन द फेवर ऑफ ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, दैट इज एमिनो एसिड्स आर soluble in water but not soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते एमिनो एसिड्स। एंड इसके बाद जो लास्ट हथियार आता है वो क्या होता है? अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। जब हम सारी चीजों को लैब में केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके थक चुके होते हैं, तो फिर लास्ट में क्या बचता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बचता है, जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे भी यही ऑब्टेन होता है कि जो एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीक होती है, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कार्बोक्सिलिक की पीक होती है, एमिनो ग्रुप की पीक होती है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं होती एमिनो एसिड्स में। ठीक है। तो यहां से भी प्रूव होता है कि एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां से होता है फिफ्थ पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज gives explanation that amino and carboxylic group of amino acids are not present in free form। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी यहाँ से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज हैं वो भी यहाँ से एक्सप्लेन करती हैं कि कार्बोक्सिलिक की जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। सो सारा का सारा कंक्लूजन है यहाँ से वो क्या निकलता है कि जो आपका एमिनो एसिड होता है वो उसकी ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो ही फेवरेबल होती है। ठीक है। कंक्लूजन है वो एट द एंड यही निकलता है दैट ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज मोर फेवरेबल इन कंपेयर टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर। सो लास्ट हम यहाँ से क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। लास्ट हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। ठीक है। ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ above explanation we can say that the Jeter ionic structure of amino acids is more favorable in which amino and carboxylic
ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। इतनी चीज क्लियर है यहाँ से। तो ये जो पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, इतने जो पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड्स की ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो मोर फेवरेबल होती है, एंड जिसमें जो आपका एमिनो एसिड है वो किसमें प्रेजेंट, जो आपका एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ से अगेन आपको क्या बना देना है, कोई एमिनो एसिड बना देना है, RCH एंड NH2। ये आपका क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। बट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में, दैट इज RCH नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो मोर फेवरेबल स्ट्रक्चर है वो आपकी कौन सी होती है, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो मोर फेवरेबल होती है। एंड रीजन क्या होते हैं वो हमने अभी पढ़े हैं, बहुत सारे रीजन हमने यहाँ पे देखे हैं, यही रीजन होते हैं। ये था आपका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर, 2 और 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। एंड इसके बाद इसी का एक साथ में एडिशनल टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो भी हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस वाले वीडियो में 2 पॉइंट्स हम आपके क्लियर हो जाए, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन है वो भी इवन पूछ ली जाती है कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन देखनी है, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। एंड एमिनो एसिड्स के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो किस टाइप से वेरी करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। सो छोटा सा टॉपिक है, और एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, छोटा सा टॉपिक है काफी, और काफी अच्छा सा टॉपिक है, वो हमें देखना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होता है, देखिए नॉट इवन इन एमिनो एसिड्स, वैसे भी आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। हम यहाँ पे एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो चलो एमिनो एसिड्स के लिए देख लेंगे, बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसकी डेफिनेशन वो तो सभी के लिए कॉमन होने वाली है। सो देखिए पहले मैं यहाँ से आपको बताती हूँ डेफिनेशन, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, हिंदी में इसे समविभव बिंदु कहते हैं। चैनल पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं, सो दैट मेरे को उनको भी देखना पड़ता है। हिंदी में इसे समविभव बिंदु कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एक्चुअल में होता क्या है, देखो कोई भी आपका सॉल्यूशन है वो आपने लिया हुआ है, ठीक है, ये आपने कोई भी सिस्टम है वो रेडी किया है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रोड ये होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये होता है, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कराया हुआ है, ठीक है, ये आपने कोई सिस्टम है वो प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कराया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन है वो ले रहे हो, इस वाले बीकर में, या फिर आपका ये कुछ भी है, बीकर है, बाल्टी है, गिलास है, जो भी है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, कोई भी सॉल्यूशन है वो भर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अमीनो एसिड्स का सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है, अमीनो एसिड्स का सॉल्यूशन भर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है। इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करोगे तो इस सॉल्यूशन की वो पीएच, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पीएच की बात कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन की वो पीएच जिस पे एमिनो एसिड्स हैं वो ना ही तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहेंगे। चीज समझ आ रही है? that solution of that pH of solution at which amino acids are unaffected from इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि विलयन की वह पीएच जिसपे एमिनो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, वो क्या होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ एमिनो एसिड्स का मूवमेंट है वो नहीं हो रहा होता। अब कैसे होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो इस सॉल्यूशन में हमने एमिनो एसिड्स भरे हुए हैं, एमिनो एसिड्स हैं, अभी हमने इसे जस्ट पहले वाला पॉइंट है वो क्या पढ़ा था, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। सो वी नो दैट एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर and in Zwitter ionic structure RCH COO negative and NH3 positive। ऐसा सा कुछ होता है, डायपोल्स होते हैं, यदि डायपोल्स नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होने चाहिए और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इन्हें जाना चाहिए, ऐसा ही तो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इन्हें जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन की एक पीएच ऐसी होती है जिसपे कोई भी एमिनो एसिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहता है और वो किसी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब एमिनो एसिड है वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो।
यदि आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, यदि डाइपोल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तब तो इसका मूवमेंट होना है, बट जब ये आपका प्रेजेंट है न्यूट्रल स्ट्रक्चर में तभी किसी भी साइड में मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। किसी भी एमिनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही टेस्ट किया तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कुछ डिफरेंट आ रहा है, सेकंड टाइम टेस्ट कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ रहा है, नहीं। किसी भी एमिनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कांस्टेंट होता है। बट यदि आपने कोई दो डिफरेंट एमिनो एसिड्स लिए हैं, जैसे आपने एक ले लिया ग्लाइसिन ले लिया, दूसरा आपने एलेनिन ले लिया, तो दोनों के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। किन्हीं भी दो एमिनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है, एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू वो बहुत कम होती है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। ठीक है, लगभग 3 के बराबर होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू। 3 pH जब होगी सॉल्यूशन की तो वहां पे कोई भी जो आपका एसिडिक एमिनो एसिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहेगा जब आपके सॉल्यूशन की pH 3 होगी। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें बेसिक एमिनो एसिड्स की, तो बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हाई होते हैं, जैसे अबाउट 9 to 10 pH रहेगी तो उस टाइम पे कोई भी आपका बेसिक एमिनो एसिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहेगा। एंड जब pH है सॉल्यूशन की, जब सॉल्यूशन की pH वो रहेगी अबाउट 6 and 7, ठीक है, इन बिटवीन 6 and 7, तो उस टाइम पे कोई भी आपका जो एमिनो एसिड होगा वो कौन सा होता है, न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपका जो एमिनो एसिड आपने सैंपल में लिया था वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये चीज भी हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से मूव करते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो डेफिनेशन में देखिए दैट pH ऑफ सॉल्यूशन at which any amino acid is unaffected from electric field, that means amino acid do not move towards any electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूवमेंट नहीं करता, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन की pH है ये क्या होगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगी। ठीक है, दैट pH दिस at any electrode, so this pH of solution is said to be isoelectric point, and as I said that isoelectric point for any amino acid is constant। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है बस, बट काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट for any amino acid is constant। यदि आप किसी इंडिविजुअल अमीनो एसिड की बात कर रहे हो तो उसके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज सेम ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसका रहेगा, चाहे आप उसे कभी भी टेस्ट कर रहे हो। बट यदि डिफरेंट अमीनो एसिड्स की बात करें तो उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो भी डिफरेंट होते हैं। बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट for different amino acids isoelectric points are also different। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से, किसी भी इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कांस्टेंट होते हैं, बट 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं एग्जांपल्स फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स are
are low and approximately 3, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। एग्जाम्पल है वो हम इसका क्या ले सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एस्पार्टिक एसिड is 2.8 that is approximately equal to 3, ठीक है। तो यहाँ से जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद सेकंड है वो हम किसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स for acidic amino acids, for neutral amino acids isoelectric points are approximately equal to in between pH 6 and 7। एंड एग्जाम्पल है वो हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल है वो यहां से क्या होगा, for glycine isoelectric point is 7, ठीक है। pH 7 पे ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वो हमें किसके लिए डिस्कस करना है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम किसका देखेंगे, बेसिक का देखेंगे। फॉर बेसिक एमिनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स आर हाई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है। तो इनके लिए जो pH की वैल्यू वो कितनी होती है, 10 होती है। एंड एग्जाम्पल है वो हम क्या लिख सकते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर लाइसिन, ठीक है। इस बार हम कौन सा अमीनो एसिड ले रहे हैं, लाइसिन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होगा, फॉर लाइसिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 9.7, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कितना होता है, 9.7 होता है। फॉर ग्लाइसिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 6.1 आएगा, सॉरी। फॉर ग्लाइसिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 6.1। तो यहां से ग्लाइसिन है वो तो आपका कौन सा होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। लाइसिन इज बेसिक अमीनो एसिड, whereas aspartic acid is acidic amino acid, okay। And at isoelectric point solubility of amino acids are lower, ठीक है। अमीनो एसिड्स की solubility है वो सबसे कम होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। ये पॉइंट पे यहाँ से मेंशन कर लेना, जगह नहीं बची है वरना लिख देती। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट solubility of amino acids are lower, solubility वो बहुत कम होती है, water solubility नहीं होती अमीनो एसिड्स की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 या 3 नंबर आपके बना सकते हैं, क्या पता 4 नंबर भी बना दें। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से स्टडी करना है। फिर भी कुछ यदि नहीं समझ आया है सो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करती हूँ, ठीक है। हाय हेलो करोगे तो रिप्लाई नहीं आने वाला, फिर मत बोलना कि मैम रिप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड करो, आपको आंसर है वो मिल जाएगा, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ आपका एमिनो एसिड है वो भी कंप्लीट होता है। एमिनो एसिड है वो कंप्लीट हो जाता है। एमिनो एसिड में प्रिपरेशन मेथड्स देखे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स देखे हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एमिनो एसिड्स है वो वाला देखा है हमने। एंड लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है वो है अपना ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड विद ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड इज ओवर, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट, दैट इज अ पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपका यहाँ पे अमीनो एसिड है वो कंप्लीट होता है। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अमीनो एसिड पेप्टाइड वाली यूनिट कंप्लीट करा दो, सो दैट मैंने सोचा चलो करा देते हैं बच्चों का कंप्लीट। सो अभी बट ये नहीं है कि वीडियोस आपको एक ही क्लास के वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी हल्ला नहीं मचाना है कि मैम बीएससी थर्ड ईयर की वीडियो अपलोड करो। एमएससी फाइनल का वीडियो आता है तो उसमें बीएससी वाले घुस जाते हैं, मैम हमारी क्लास का वीडियो कहाँ है। बीएससी का वीडियो आता है तो एमएससी वाले घुस जाते हैं, मैम हमारी क्लास का वीडियो कहाँ है। अरे मैडम भी तो इंसान ही है ना, तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। टाइम लगेगा बट धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज कंफर्म है।
सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में पेप्टाइड के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।